को आने वाले टाइम में भी उससे रिलेटेड चीजें बताएंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो प्रेजेंटेशन में फीचर वर्सेस बेनिफिट आता है, वो फीचर वर्सेस बेनिफिट मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। बट प्रेजेंटेशन आज, क्योंकि ये 12 पॉइंट वाली हम सीरीज में चल रहे हैं, तो इसमें प्रेजेंटेशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं, और ये वो पॉइंट है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, और एक नहीं है, इसके बाद भी बाकी पॉइंट है। देखो, प्रेजेंटेशन से रिलेटेड मैं 10 पॉइंट्स आपके लिए लेके आ रहा हूं, तो अभी हम 12 पॉइंट में से प्रेजेंटेशन वाले पॉइंट के ऊपर है, और प्रेजेंटेशन के अंदर भी 10 पॉइंट है, तो अब हम 10 पॉइंट के अंदर चल रहे हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं प्रेजेंटेशन की आपको नॉलेज हो जाए। हाँ, उसमें एक फीचर वर्सेस बेनिफिट वाला मैं आने वाले सेशंस में आपको बताऊंगा। तो प्रेजेंटेशन की जब शुरुआत की जाती है तो हमेशा याद रखो दोस्तों, अब आप नोट करना ये सारी की सारी चीजें, क्योंकि मैंने आपको बोला था ये प्रिपरेशन के ऊपर एक ऐसा टॉपिक है जो सेल्स का एक छोटा पार्ट है। अब आपको समझ में आ रहा होगा स्टार्ट कैसे होता है, माइंडसेट से, हैप्पीनेस से, खुशी के साथ आप सामने वाले के पास जा रहे हो और खुशी के साथ आप चीजों में डील कर रहे हो, और उसके बाद आपकी ड्रेसिंग आप चेक करते हो, उसके बाद प्रेजेंटेशन की बात आती है। तो जब प्रेजेंटेशन में अब कितना छोटा समझ में आ रहा है, प्रेजेंटेशन को ही हम सेल्स मान के चलते थे, नहीं, सेल्स की शुरुआत कितनी पीछे से होती है। हमारी जिंदगी में जो सोच हम आज रख रहे हैं उस सोच के साथ शुरुआत हो जाती है। अब हम प्रेजेंटेशन पे आ रहे हैं, और प्रेजेंटेशन पे जब हम आते हैं तो मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, सबसे पहले आपका ऑब्जेक्टिव मीटिंग का क्लियर होना चाहिए। एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको। आई एम अ पार्ट ऑफ BNI एज वेल। BNI पता है ना, मैं कई बार कॉर्पोरेट प्रोस्पेक्टिंग में समझाता हूं कि बिजनेस नेटवर्किंग है ना, तो BNI का मैं पार्ट हूं, तो कई सारे बिजनेस ऑनर्स के साथ BNI बेसिकली क्या होता है, मैंने कॉर्पोरेट प्रोस्पेक्टिंग में प्रोस्पेक्टिंग वाले अपने जितने भी वीडियोस हैं सब में बताया है, दोबारा बता देता हूं कि एक ऐसे प्लेटफॉर्म होता है जो आपसे 40-50 हजार रुपए लेते हैं, फिर वो मीटिंग के चार्जेस लेते हैं, और वो क्या करते हैं कि हर साल उस मेंबरशिप को रिन्यू करते हैं, और उनका पर्पस क्या होता है कि वो 40-50 ऐसे बिजनेसमैन को इकट्ठा करते हैं जो अलग अलग इंडस्ट्री के होते हैं, और वो अलग अलग इंडस्ट्री के लोग एक जगह पे हर हफ्ते मिलते हैं, और हर हफ्ते मिलने के बाद 2 घंटे साथ में बिताते हैं, और 2 घंटे में वो बिजनेस, उनका स्पेसिफिक फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट के ऊपर वो काम करते हैं, और सब लोग एक दूसरे को बिजनेस में सपोर्ट करते हैं। तो हर इंडस्ट्री से एक ही बंदा लिया जाता है, लाइफ इंश्योरेंस का एक, म्यूचुअल फंड का एक, स्टील वाला एक, रियल एस्टेट का एक, इंटीरियर डिजाइनर एक, हर सारे अलग अलग बिजनेसेस, जिससे कंफ्लिक्ट ना अराइज हो। अब मैं वो उनका एग्जांपल यहां पे क्यों दे रहा हूं कि जब बात आती है ऑब्जेक्टिव की, तो दे आर वेरी पर्टिकुलर कि ऑब्जेक्टिव उनके दिमाग में पहले दिन से क्लियर है, साफ उसमें बोला जाता है कि बॉस हम यहां कोई सोशल नेटवर्किंग के लिए नहीं आए, यानी कि सोशल नेटवर्किंग नहीं है। ऑब्जेक्टिव की बात आई तो देखो मेरे को ये ध्यान में आता है, ऑब्जेक्टिव लक्ष्य बिल्कुल क्लियर है, लक्ष्य क्लियर होना चाहिए अपना, बिल्कुल ऑन डॉट, क्या लक्ष्य है हमारा, तो वो लक्ष्य की बात करते हैं, कहते हैं बॉस कोई सोशल नेटवर्किंग के लिए नहीं आए, हम यहाँ कोई धर्म कर्म करने के लिए नहीं आए, रिश्ते बनाने के लिए नहीं आए, अपन करने आए हैं बिजनेस की बात। और बिजनेस की जब बात है तो बिजनेस की बात में जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वो अपन फॉलो करेंगे। तो कैसे फॉलो करेंगे, तो रूल्स रेगुलेशन अपन फॉलो करेंगे कि सिस्टम बना हुआ है, 30 सेकंड मिलेंगे आपको अपनी बात को बोलने के लिए, तो सीधा सीधा बोला जाता है कि या गुड मॉर्निंग BNI, आई एम सुमित श्रीवास्तव रिप्रेजेंटिंग माय फर्म कैरी फाउंडेशन, इस तरीके से, या बीमा गुरुकुल, या जो भी जिस कैटेगरी को आप फॉलो करना चाहते हैं, जिस कैटेगरी में आप जाना चाहते हैं। और मैं आज की मेरी गिव ये है, आज के 30 सेकंड का फॉर्मेट बना हुआ है। फिर वो 6 महीने में, 5 महीने में एक बार बारी आपकी आती है 8 मिनट की प्रेजेंटेशन, तो 8 मिनट होते ही वो कह देते हैं, वहां चल रहा होता है कि 8 मिनट हुए, बैठ जाओ जी, 8 मिनट ही आपको मिलेंगे बोलने के लिए। दे आर सो पर्टिकुलर अबाउट इट कि रिपोर्टिंग के स्ट्रक्चर में होगी। तो ऑब्जेक्ट जो है ना उनका बहुत क्लियर है कि हम सारे लोग यहाँ बिजनेस के लिए आए हैं, बिजनेस के लिए इकट्ठे हुए हैं, तो हम बिजनेस की बात करेंगे, कोई न्यूसेंस नहीं, कोई भी फालतू बात कर रहा होता है चलो भाई साइड हो। तो हमेशा याद रखो कि जब आप प्रेजेंटेशन अपनी तैयार कर रहे हो तो आपकी प्रेजेंटेशन में आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। क्या आप वो प्रेजेंटेशन इंफॉर्मेशन देने के लिए बना रहे हो? जब सोशल मीडिया में आप लोगों को, ऑल्दो मैं सोशल मीडिया के ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है, आप लोगों को सिखाया भी, बट देन ऑल्सो आप लोगों को पता है 2 बोनस सब्जेक्ट मैंने देने की आप लोगों को बात की हुई है, तो 2 में से एक सब्जेक्ट मैं आपको सोशल मीडिया भी दूंगा। तो सोशल मीडिया में आपको सिखाऊंगा, उसमें मैं आपको आपका यूट्यूब चैनल बनाना भी सिखाऊंगा, और यूट्यूब चैनल पे वीडियोस आप अपने बना सकें और आप अपने लाइफ में वहां से प्रोस्पेक्टिंग कर सकें, ये भी मैं आपको सिखाऊंगा।
तो जब मैं वो वीडियो बनाना सिखाता हूं तो उसमें ना मैं बोलता हूं कि अगर आप इंफॉर्मेशन को देने के लिए अगर वीडियो बना रहे हैं तो इंफॉर्मेशन देने के लिए बना रहे हैं, फिर आपका ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर होना चाहिए। आप सारे के सारे मेरे वीडियो जाके देखो, मैं बहुत पहले दिन से क्लियर हो रहा हूं। मैं उसमें बोलता हूं कि आप ये डिसीजन लेके अपने वीडियो बनाने शुरुआत करना। आप लोगों को भी बोलूंगा कि वो बनाना शुरुआत करना कि ये आप जो वीडियो बना रहे हो ये किस ऑडियंस के लिए बना रहे हो। आप इससे पॉलिसीज खींचना चाहते हो, आप इससे फाइनेंशियल प्लानिंग का बिजनेस खींचना चाहते हो, क्लाइंट चाहते हो, या आपको एजेंट चाहिए। पता चले रियल में क्लाइंट हमारे को चाहिए थे और एजेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, फायदा क्या हुआ? एजेंट सब्सक्राइब करके करेंगे भी क्या? तो हमारे कई सारे पिछले जो बैचेस हुए उसमें कोई भी जितने भी लोगों ने जो भी चीजें सीखी, जब मैंने सोशल मीडिया सिखाया तो उसमें कई लोगों ने वीडियो बना के मेरे को भेजा। तो मैं उनको बोलता हूं कि इसमें अपना नाम नंबर सब डिटेल डालो कि जी कोई भी पॉलिसी लेनी हो तो मेरे से संपर्क करना। और एजेंट्स को, किसी एजेंट को मत बोलो वो करने के लिए। एजेंट का क्या रोल है? मान लो किसी क्लाइंट ने मैसेज में डाल दिया, पता चले वो दूसरा एजेंट उस बंदे को फोन करके फिर पता नहीं क्या बात कर रहा है। तो हमेशा याद रखो, हमने क्या किया, मेरे किसी भी चैनल पे आप किसी भी वीडियो में चले जाओ, हमने क्या किया, हमने पॉलिसी बेची नहीं। हम बहुत क्लियर थे कि हम जो वीडियो बना रहे हैं वो इंफॉर्मेशन के लिए है, वो लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स के लिए है। हमारे से कोई कहता भी है ना पॉलिसी लेने के लिए, तो हम उसमें नीचे मैसेज लिख देते हैं कि आप जिस भी सिटी से हो आप अपना नंबर छोड़ दो, उस सिटी का जो भी एजेंट होगा वो अपना कोऑर्डिनेट आपसे कर लेगा। या कोई भी सिटी का, जैसे सिर्फ सिटी पूछ ली तो किसी ने कहा मान लो भिवानी से मैं हूं, तो हम उसमें लिख देते हैं कि अब भिवानी से जो भी इंश्योरेंस एजेंट हो इनसे बात करके इनकी पॉलिसी कर लो। हमारा पर्पस पॉलिसी बेचना है नहीं, हमारे यूट्यूब चैनल से इंश्योरेंस एजेंट्स को सिखाना है। तो आपकी जो प्रेजेंटेशन आप देने जा रहे हो किसी भी क्लाइंट को, या आप कोई भी वीडियो बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो वो बहुत क्लैरिटी आपको होनी चाहिए कि वो आप किस पर्पस से, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। क्या आप इंफॉर्मेशन के लिए बना रहे हो, या आप सेल्स परफॉर्मेंस के लिए बना रहे हो, या फिर आप सोशल ऑब्जेक्टिव के लिए, आप धर्म कर्म की बातें करना चाहते हो, आप उसमें लोगों को अच्छाइयां सिखाना चाहते हो, आप उन्हें कर्मा सिखाना चाहते हो, आप उन्हें वास्तु सिखाना चाहते हो। इस तरीके की जो चीजें हैं, आप क्या सोशल ऑब्जेक्टिव के लिए बना रहे हो, या फंड रेजिंग के लिए बना रहे हो। कई सारे ऐसे एनजीओज हैं जो लोगों से पैसा मांगते हैं, तो जो पैसा मांगते हैं वो फंड रेजिंग का उनका पर्पस होता है। तो जो भी चीज आप, उनकी प्रेजेंटेशन हमेशा फंड रेजिंग के ऊपर बेस्ड होगी। आप एजुकेशनल बना रहे हो, क्या एजुकेशनल पर्पस से, आप सिर्फ लोगों को एजुकेट करने के लिए आप कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हो। आप फाइनेंशियल, आपके जो, अब ये फाइनेंशियल आपकी उससे रिलेटेड है तो मैं आपको बता देता हूं कि इस पे थोड़ा सा टाइम दे देता हूं। फिर टेक्निकल, तो सिंपल सी बात हो गई कि टेक्निकल पर्पस के लिए अगर आप बना रहे हो, देखो फाइनेंशियल आपसे रिलेटेड है तो हम फाइनेंशियल पे रुक जाते हैं। अब आप जो लाइफ इंश्योरेंस एजेंट है उसकी जिंदगी में ऑब्जेक्टिव आपके पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन का क्या है? फाइनेंशियल। अब फाइनेंशियल, अगर आपका ऑब्जेक्टिव है इंश्योरेंस, तो आप इंश्योरेंस की प्रेजेंटेशन तैयार करोगे, सिर्फ इंश्योरेंस की। बट अगर आपने डिसीजन ये लिया है कि आप फाइनेंशियल को बताते हुए आप पहुंचोगे इंश्योरेंस पे, जो मैंने आपको सिखाया था कि बोलो वो जो सामने वाला सुनना चाहता है, लेके वहां आओ जहां आप लाना चाहते हो, सिखाया था ना। तो वही चीज अगर आप करना चाहते हो तो आपको पहले से डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी प्रेजेंटेशन उसी के ऊपर बेस्ड होगी। बताता हूं कैसे। मान लो आप किसी एचआर मैनेजर के पास जाते हो, एचआर मैनेजर को कॉर्पोरेट प्रोस्पेक्टिंग आपने सीख ली, प्रोस्पेक्टिंग वाला वीडियो देख के, और कॉर्पोरेट प्रोस्पेक्टिंग करके आप एचआर मैनेजर के पास पहुंच जाते हो। एचआर मैनेजर आपको 500 लोगों के बीच में बैठा देता है, 500 लोग सामने बैठे हैं, आप सामने बोर्ड के ऊपर अपनी पीपीटी चलाई और आप शुरू हो गए। दोस्तों एक बहुत बढ़िया, आपने एचआर मैनेजर को क्या बोला कि मैं फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर बात करूंगा, मैं लोगों को फाइनेंशियल कंसल्टेंसी दूंगा। उसने आपको एंट्री भी दे दी, और फिर आप वहां पे क्या शुरू हो गए कि दोस्तों ये बहुत बढ़िया पॉलिसी है, एलआईसी की बढ़िया पॉलिसी है, इसमें आपको 5,000 रुपए महीना देना है और उसके हिसाब से आप इतने साल में इतने पैसे दोगे, आपको ये मिलेगा। विश्वास मानना, वो एचआर मैनेजर ना जिंदगी में कभी आपको एंट्री नहीं देगा, उसके बाद कभी जिंदगी में आपको एंट्री नहीं देगा। पता है क्यों? क्योंकि आपने अपना जो ऑब्जेक्टिव है उसे डिफाइन ही नहीं किया। ऑब्जेक्टिव कैसे डिफाइन होता है? हमेशा कभी भी एचआर प्रोस्पेक्टिंग करो, चलो आपको सीखने को भी मिल जाएगा। कभी भी ऐसी एचआर प्रोस्पेक्टिंग करो या कुछ भी करो जहां आप ज्यादा लोगों के बीच में, और आप फाइनेंशियल की बात करते हुए, तो सिंपल सा तरीका है जो फाइनेंशियल पिरामिड में इतने टाइम से सिखाता हुआ आ रहा हूं, जिसके ऊपर मैंने भी वीडियो डाले, कई सारे लोगों ने उन वीडियोस को देख के भी वीडियोस डाले, बट आज के टाइम में बहुत बहुत फेमस हो चुका है फाइनेंशियल पिरामिड। तो वो फाइनेंशियल पिरामिड जो
कई सालों से जिसकी मैं बात कर रहा हूं, उसके ऊपर बात शुरू करो ना। आप सीधा पहुंच गए, आपने प्रेजेंटेशन दिखाई कि, और आप एग्जांपल दे सकते हो। कैसा एग्जांपल? मैं कभी भी एचआर मैनेजर्स के बीच में इस तरीके की कोई प्रेजेंटेशन देता हूं तो हमेशा मैं बात करता हूं। मान लो आप पहुंच गए, सामने 500-600 लोग हैं, और फिर आपने बोला, या गुड आफ्टरनून जेंटलमैन एंड लेडीज, आप सब लोगों से मेरा एक सवाल है। सवाल यह है कि मान लीजिए आपके पास एक बकेट है, और वो बकेट आप लेके सब्जी लेने के लिए जाते हैं, और सब्जी मंडी आप पहुंचते हैं, बकेट आपके पास एक है, उसी टोकरी में आपको सब्जी लेके आनी है, और आपको 3 सब्जी खरीदनी है साहब। क्या सब्जी खरीदनी है? पहली आपको टमाटर खरीदने हैं, दूसरा आपको बैंगन खरीदने हैं, और तीसरा आपको आलू खरीदने हैं। तो मेरा सवाल है आप सब लोगों से कि आप लोग मुझे यह बताएं कि आप सबसे पहले क्या खरीदेंगे? बकेट एक ही है, उसी बकेट में तीनों चीजें भरी जानी है, तो सबसे पहले क्या खरीदेंगे? तो बोले सबसे पहले आलू खरीदेंगे। फिर मैंने कहा जी दूसरा क्या खरीदेंगे? दूसरा बैंगन खरीदेंगे। तीसरा क्या खरीदेंगे? तीसरा टमाटर खरीदेंगे। मैंने कहा जी पहले टमाटर को सबसे पहले। फिर बोला कि वेरी गुड, बहुत बढ़िया आपने बताया, टमाटर को सबसे पहले क्यों नहीं लिया? अरे कैसी बातें कर रहे हैं, टमाटर अगर पहले ले लेंगे तो पूरी तरीके से पिचक जाएंगे, वो खराब हो जाएंगे, हो सकता है वो बैंगन आलू को भी खराब कर दें, सड़ा दें उन्हें। सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, यू आर टू इंटेलेक्चुअल, बहुत बढ़िया तरीके से आपने बात को रखा। सेम उसी तरीके से आज फाइनेंशियल प्लानिंग है। फाइनेंशियल प्लानिंग आपकी जिंदगी की, जब फाइनेंशियल प्लानिंग हम करते हैं तो आपकी जिंदगी एक बकेट का काम करती है। जिंदगी एक ही है, बकेट एक ही है। अब इसमें सबसे पहले जिंदगी में यहां पे आलू भरने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि अगर हमने बैंगन या टमाटर पहले डाल दिया तो वो पिछड़ जाएंगे आलू के बाहर से। सबसे पहले अपनी जिंदगी में वो आलू भरने की जरूरत है, फिर बैंगन, फिर वो सिस्टमैटिक ही जाना चाहिए। इसी तरीके से हमारी जिंदगी में फाइनेंशियल पिरामिड एक शब्द होता है जो ये कहता है कि हमारी जिंदगी में हमें फाउंडेशन जो है वो तैयार करनी होती है विद द हेल्प ऑफ सिक्योर सेविंग। सर ये जो इमारत है ना, जिस इमारत में इस वक्त हम बैठे हुए हैं, ये इमारत भी आज इतनी बढ़िया शीशे की इमारत खड़ी है, बट ये खड़ी पता है सर क्यों है? क्योंकि इसके नीचे इसका 20% नीचे फाउंडेशन क्रिएट की गई है, नींव खड़ी की गई है, जो आप और हम शायद देख भी नहीं पाते हैं। उसी नींव के ऊपर ये सुंदर सी इमारत खड़ी होती है। वही मैं आज आप लोगों को बताने के लिए आया हूं कि जिंदगी में फाइनेंशियल पिरामिड नाम की एक चीज होती है। आपकी जिंदगी में अपन म्यूचुअल फंड भी करेंगे, इक्विटी भी करेंगे, सिक्योर सेविंग के बाद सेमी सिक्योर रिस्की में भी जाएंगे, बट हमारी जिंदगी में जो फाउंडेशन है वो फाउंडेशन है किस चीज की? वो फाउंडेशन है सर सिक्योर सेविंग की। और सिक्योर सेविंग में एफडी, आरडी, पोस्ट ऑफिस, पीपीएफ, एनएससी, केवीपी, लाइफ इंश्योरेंस, ये सारी चीजें आती हैं। और फिर उसके बाद क्या करोगे? जब इतने अच्छा सारे लोगों को क्या लग रहा है, आप फाइनेंशियल पिरामिड के ऊपर बात कर रहे हो, आप म्यूचुअल फंड के ऊपर बात कर रहे हो, आप इक्विटी के ऊपर बात कर रहे हो, आप फाइनेंशियल प्लानर हो, यस और नो? बट अल्टीमेटली उस फाइनेंशियल पिरामिड की या उसकी बात करते करते आप लेके कहां पे आए? लेके तो आप फाउंडेशन पे ही आए ना। तो इस तरीके से स्टोरी के माध्यम से भी आप, या एक एग्जांपल के माध्यम से भी आप बता सकते हो। तो हमेशा अगर आपका फाइनेंशियल डोमेन है या टॉपिक है तो प्रेजेंटेशन को वैसे तैयार करो। अगर आप सिर्फ और सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस की बात करते हुए सिर्फ उसको फोकस करना चाहते हो, और आप कहीं ना कहीं ये डिसीजन लेते हो कि आपको सिर्फ इंश्योरेंस की बात करनी है, तो अपनी प्रेजेंटेशन को वैसे तैयार करो। बट फिर उस प्रेजेंटेशन में एक चीज जरूर देख लेना कि वो प्रेजेंटेशन भी फिर डिपेंड करती है कि आप किस एज के पर्सन के लिए वो प्रेजेंटेशन बना रहे हो। तो वो भी क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव या आउटकम बहुत क्लियर होना चाहिए। हमें उससे सेल चाहिए। यहां हम क्या कर रहे हैं? प्रिपरेशन ऑफ सेल्स। तो जब हम सेल्स की बात कर रहे हैं तो हमारी प्रेजेंटेशन इस तरीके से जानी चाहिए कि वो एक्चुअल में पूरा प्रोसेस, मैं आपको आने वाले टाइम में फैक्ट फाइंडिंग भी सिखाऊंगा, तो वो फैक्ट फाइंडिंग से स्टार्ट होके यहां पे प्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूं, प्रेजेंटेशन की, समझ में आ रहा है? सेल्स की बात नहीं कर रहा। सेल्स की शुरुआत तो कहां से हुई थी? माइंडसेट से, हैप्पीनेस से होते हुए, ड्रेसिंग से होते हुए प्रेजेंटेशन की कहां से हो रही है? फिर फैक्ट फाइंडिंग आ जाती है। ऑब्जेक्टिव जब आपका क्लियर हो गया, क्लाइंट के पास पहुंचे, फैक्ट फाइंडिंग की पूरा सिखाऊंगा, फैक्ट फाइंडिंग डिटेल में, ठीक है? उसके बाद जो चीजें अभी आज वाले सेशन में बता रहा हूं, इन सारी चीजों को प्रेजेंटेशन में डालोगे, फीचर वर्सेस बेनिफिट को प्रेजेंटेशन में डालोगे, और फिर क्लोजिंग का पूरा चैप्टर जो चलेगा, क्लोजिंग को मारोगे। समझ में आ रहा है? इस तरीके से हम पूरी लाइफ इंश्योरेंस की प्रेजेंटेशन को डिजाइन करेंगे, और उसमें फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते करते अपनी एलआईसी, अपनी इंश्योरेंस, अपना लाइफ इंश्योरेंस बेचेंगे, ठीक है? प्रेजेंटेशन में दूसरी जो चीज है वो टाइम ड्यूरेशन है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा मैं हमेशा 12 मिनट की बात करता हूं।
बिलीव मी, जब बात आपको ट्रेनिंग देने की आती है तो मैं 2 घंटे पार कर जाता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि यार मैं कहीं पे भी ना सब्जेक्ट में कॉम्प्रोमाइज ना करूं। जो सिखाने की नियत है अपनी पूरी जिंदगी उड़ेल दूं इन लोगों के लिए। तो क्या होता है कि कई बार डिटेल में समझाने के चक्कर में मैं 2 घंटे क्रॉस कर देता हूं, 2.5 भी हो जाते हैं, कभी 3 भी हो जाते हैं, कभी 2 घंटे 10 मिनट होते हैं, कभी 2 घंटे 15 मिनट होते हैं। ज्यादातर आप देखोगे 2 घंटे से नीचे नहीं होता, क्रॉस कर जाता हूं। बट व्हेन इट कम्स टू माई प्रेजेंटेशन, व्हेन इट कम्स टू माई क्लाइंट के साथ, यहां तो मैं आपको बीइंग योर मेंटर चीजें सिखा रहा हूं ना, समझा रहा हूं, बट वहां पे जब बात आती है तो क्या होता है, मैं पूरा 12 मिनट को पे स्टिक रहता हूं। टाइम ड्यूरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितना टाइम आपने क्लाइंट से मांगा है उतने टाइम के बाद आप परमिशन लो कि सर मेरे को अभी 3 मिनट और लगेंगे, क्या मैं 3 मिनट आगे बढ़ सकता हूं। उसको लगना चाहिए कि सर मैंने आपसे 12 मिनट का टाइम मांगा था, 12 मिनट सर कंप्लीट हो गया, तो मैं आपसे 3 मिनट की और परमिशन चाहता हूं, क्या आप मुझे अलाउ करते हैं। उसे लगना चाहिए बंदे में कोई बात है। तो टाइम ड्यूरेशन को बहुत इंपॉर्टेंस देनी है प्रेजेंटेशन में। तीसरी, प्रेजेंटेशन में क्या चीज, योर एक्सप्रेशन अबाउट योर प्रेजेंटेशन। आप लोग देखो, हमेशा याद रखना, मैं हमेशा से कहता हूं कि आपका एक्सप्रेशन और इसके साथ मुझे लगता है इफ आई एम नॉट रॉन्ग बॉडी लैंग्वेज, देखो बॉडी लैंग्वेज आया ना लास्ट वाला 10th वाला पॉइंट, उसके ऊपर भी उसको भी इसमें कवर करता हूं। हमेशा याद रखना कि आपके एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे ही आप सामने वाले से बात करते हो, आपके एक्सप्रेशन ही आपकी पूरी प्रेजेंटेशन को डिफाइन करते हैं। अब नॉर्मली आप कभी भी मुझे देखना, आप मेरे पीछे के भी आपने सेशन देखे, अभी आने वाले टाइम में भी आप नोटिस करना कि कभी भी मैं अगर बात कर रहा हूं तो मेरी प्रेजेंटेशन में, ये देखो मेरा हाथ चल रहा है, अभी मैं आपसे मुस्कुराते हुए बात कर रहा हूं, अब मैं आपकी आंखों में आंखें देख के बात कर रहा हूं। आप देखो, समझना इस बात को, हमेशा ध्यान रखना कि ये जो आई कांटेक्ट और बॉडी लैंग्वेज को मैं साथ में कवर कर रहा हूं 10वें पॉइंट को, ठीक है। जब हम आंखों में आंखें डाल के, अभी मैं ऐसे करके मान लो प्रेजेंटेशन दे रहा हूं, या मान लो अपने आप को देखते हुए प्रेजेंटेशन देख रहा हूं, इसमें आपको कनेक्टिविटी नहीं फील होगी। बट द मोमेंट मैं आपको देखता हूं, अब देखो इस वक्त मैं आपको देख रहा हूं, देखो देखो आपकी आंखों में, बिल्कुल आपकी आंखों में, देख पा रहे हो नहीं देख पा रहे, हाँ हाँ, अरे आपसे ही बात कर रहा हूं, कहां इधर उधर कहां देख रहा हूं, अरे तुमसे ही कर रहा हूं भाई, जब तुम आपकी सीट पे बैठे हुए आपसे बात कर रहा हूं, यस आपसे कांटेक्ट देख रहे हो। जब ये कांटेक्ट होता है ना तो वो क्लैरिटी आती है, आपको ये फील होता है कि आपसे बात की जा रही है, और यही आपकी प्रेजेंटेशन में होना चाहिए। आपकी प्रेजेंटेशन में जो आपकी कम्युनिकेशन है, हाँ आपको अपना काम करने के लिए नीचे भी देखना पड़ता है, बट उसके बाद जो कम्युनिकेशन है ना वो आई कांटेक्ट के साथ होनी चाहिए। और बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशन, आपके आंखें, आप देखोगे कई बार मेरी आंखें बड़ी हो जाती हैं, कई बार चेहरा हो जाता है, कभी ऐसे हो जाता हूं, कभी डाउन हो जाता हूं, कभी हाथ ऐसे जाते हैं, कभी मैं आपसे बात कर रहा होता हूं, मैं कहता हूं, मतलब हमेशा आप देखोगे कि बात करते करते ना, मतलब दिमाग, अब ये देखो जैसे ये हुआ मेरा अपने आप यहाँ पे हाथ चला गया। तो इस तरीके से फोकस्ड होकर जब आप बात करते हो, अभी इनिशियल लेवल पे क्या लगेगा, जब कभी आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस करने में क्या होगा, प्रेजेंटेशन में हो सकता है आपको करना पड़े, आपको थोड़ा सा कुछ आपको लगे कि यार ये मेरे को करना पड़ रहा है, ठीक है, आपको दिमाग उसमें लगाना पड़े। एक टाइम आएगा कि आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप करते चले जाओगे, पता भी नहीं चलेगा आपके हाथ चल रहे हैं, आपकी जुबान, आपके बॉडी लैंग्वेज इस तरीके से जा रही है कि सामने वाले को आप पूरी तरीके से, ये अपने आप चल रहे हैं, अपने आप चीजें हो रही हैं, ये होने लग जाएगा प्रैक्टिस से, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक्सप्रेशंस के ऊपर काम करना, और एक्सप्रेशंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना, बहुत। मेरे हंसने के साथ आप नोटिस करना, जब हंस रहा होता हूं मैं तो कई बार आपके चेहरे पे स्माइल आएगी, कई बार अगर मैं डाउन हूं तो आपका चेहरा भी वैसा हो जाएगा। ये ही आपकी सेल्स में बहुत, आपकी प्रेजेंटेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जब हम बोलते हैं, सामने वाले को प्रेजेंटेशन बता रहे होते हैं, तो उसके साथ साथ एक्सप्रेशन भी आपको उसके ऊपर काम करने की जरूरत है। इमेजेस एंड विजुअल कंटेंट, तो हमेशा याद रखो प्रेजेंटेशन में, आप अगर कोई भी प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो उसमें इमेजेस की बात करो, उसमें आप विजुअल कंटेंट डालो। अभी भी अगर आप देखो, आप मेरे को सिंपल सीधी तरीके से इस स्क्रीन पे देखते रहो, आप बोर हो जाओगे। आप सिंपल तरीके से इस तरीके से ही देखते रहो तो आप बोर हो जाओगे। अगर मैं अपने आप को हटा दूं और इस तरीके से देखो तो बोर हो जाओगे कहीं ना कहीं, और यही स्लाइड लगी रहे तो भी आपको कहीं ना कहीं वो क्लैरिटी नहीं आएगी। बट देखो मैं बीच में कभी अपने आप को स्मॉल कर देता हूं, कभी हटा देता हूं स्क्रीन से, कभी वो कर देता हूं, क्यों? क्योंकि आपकी आई
आपकी आंखें जो है वो कैच करती हैं, कुछ ना कुछ जो डिफरेंसेस आते हैं, आप कभी भी उससे डाइवर्ट नहीं होते। तो हमेशा याद रखिए इमेजेस एंड विजुअल कंटेंट, इसी के चलते हमने आज तक अपने विजुअल कंटेंट, हमारी प्रेजेंटेशन, हमारे पैम्पलेट, हर चीज में, अब मैं आपके लिए कुछ एग्जांपल देता हूं, मैं लास्ट टाइम भी दिखाया था, आज आप लोगों की बारी है तो मैं आपको दिखाता हूं। देखो ये है, जैसे मैं कोशिश करूंगा ये जितने भी हैं आने वाले 1-2 दिन में मैं आपको ये भेज सकूं, ठीक है? तो इसको स्कैन करवा के मैं आपको भेजने की कोशिश करूंगा। अब जैसे ये है, मैं सी दिस, रुको, सी दिस, अगर आप ये देख पाओ, देखो ये दिस इज वन ऑफ दी, ये आपको ईमेल पे न्यूज़लेटर के फॉर्मेट में भी आएगा, ठीक है? और ये सारे आएंगे, मैं आप लोगों के लिए कुछ चीजें लेके आया हूं। तो देखो विजुअल कंटेंट हम किस तरीके से डालते हैं, जैसे ये है, तो इसमें क्या है कि अब ये आप ये वाला जो है वो पुरानी मैं लेके आया हूं कि इस तरीके के कंटेंट में रेगुलर बेस पे, तो इसमें हमने क्या किया, मेरी फोटो डाली, फिर हमारी सर्विसेज लिखी, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, ऑल प्रोजेक्ट, फिर हमारी सारी डिटेल्स डाली कि कब कब, देखो इसमें, देखो इसमें नजर आ रहा है, देखो ये फोटोग्राफ कि मुझे जो अवार्ड मिले, रिवॉर्ड्स मिले, 1 मंथ एमडीआरटी हुई, 1 डे एमडीआरटी हुई, हमारे को जो ये सारी की सारी चीजें रेगुलर, हमारा विजन क्या है, मिशन क्या है, वैल्यूज क्या है, विद द हेल्प ऑफ दीज विजुअल्स हम इसे क्रिएट करते हैं। अभी ये कस्टमर को दे के आते हैं, उसके पास छोड़ के आते हैं। तो इस तरीके से आप कभी भी कोई भी चीज क्रिएट करो, उसमें विजुअल कंटेंट डालने की कोशिश करो। इस तरीके से कई बार मैं बिजनेस प्लानर इस तरीके से डिजाइन करता हूं, और इसे फाइनेंशियल प्लानिंग या जो भी, मतलब इसके अलग अलग टॉपिक रखे हुए हैं, इसके अंदर हम फिर क्लाइंट को वो रख के देते हैं, इसके अंदर हम ये डिटेल ये इस तरीके से इसमें डाल के देते हैं। तो ये भी एक चीज होती है। साथ ही साथ पैम्पलेट डिजाइन हम करते हैं, तो पैम्पलेट डिजाइनिंग में क्या हमेशा ध्यान रखते हैं कि कुछ भी ऐसा हो जो विजुअल हो, सामने वाले को देख के कुछ ऐसा लगना चाहिए कि हाँ यार ये क्या है, व्हाट इज दिस, इसको देखूं। मैंने ये पैम्पलेट डिजाइन किया था अपने लिए, मैं आप लोगों के साथ ही सारी चीजें शेयर कर दूंगा, मुझे अपने पास कुछ भी नहीं रखने का है, मैं सब आप लोगों को दूंगा, ठीक है? तो ये मैंने एक डिजाइन किया था। तो इसमें क्या किया मैंने, जब ये डिजाइन करने का डिसीजन लिया तो मैंने इसको बनाया वाई। क्या लिखा है? वाई, क्वेश्चन मार्क है, और नीचे क्या लिखा हुआ है? आखिर क्यों। क्या लिखा है? आखिर क्यों। और फिर नीचे एक लाइन लिखी है, इस आखिर क्यों के नीचे, आखिर क्यों इसे खोलना आपके लिए जरूरी है। जब मैं इसे डिजाइन करवा रहा था तो मैं डिजाइनर के साथ बैठा था, और डिजाइनर खूब हंसा, कह रहा सर अपनी जिंदगी में मैं पहला ऐसा पैम्पलेट डिजाइन कर रहा हूं जिस पैम्पलेट में ये पहला पूरा का पूरा पेज आपने कोई कंटेंट ना डलवा के ये क्रिएट कर दिया है। और कह रहा सर मैं हैरान हूं कि ये कैसे ये आपके दिमाग में आइडिया आया। मैंने कहा देखो, ध्यान हमेशा बहुत क्लियर हमारे को रखने की जरूरत है कि जो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो क्लियर होना चाहिए। पैम्पलेट बनवा लिए, छपवा लिए, पैम्पलेट डलवा दिए, फायदा क्या हुआ? बहुत सारे लोगों के आ रहे हैं, करोड़पति